राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दल वादों और घोषणाओं की झड़ी लगाने में लगे हैं। अब चुनाव में 3 महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में राजनीतिक दल जनता को रिझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अब हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले से ओबीसी ग्रुप ए बी में भी पदों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 27% करने की घोषणा की है। सरकार ने ऐलान किया है कि पिछड़ा वर्ग बी के बैकलॉग को जल्द भरा जाएगा। घोषणा और वादों के बीच सियासी दलों में अब श्रेय लेने की होड़ भी है। गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने स्कीम को अपनी स्कीम बता दिया। हुड्डा ने यह कहा कि जो हम कह रहे हैं वही बीजेपी वाले भी कह रहे हैं। क्रीमी लेयर पर घोषणा के बीच हरियाणा सरकार को हालांकि सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीईटी में 5 बोनस अंक देने के सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। तो आज हम भी इसी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की बहस के कुछ सवाल हैं। क्या चुनाव से पहले घोषणाओं की ये जो होड़ है वो लगी हुई है, और क्या वादों से सत्ता में वापसी होगी? ये दोनों सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। लेकिन हाँ, चूंकि चुनाव है तो ऐसे में इस तरह की घोषणाएं और इस तरह के वादे अमूमन होते हैं, और वैसा ही आप देख रहे हैं कि समय भी देखने को मिल रहा है। और इसको लेकर के जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी प्रदेश की सियासत में लगातार जारी है। हमने ट्रांसपेरेंसी आधार पर बिना पर्ची बिना खर्ची के हम युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। ये हमारा कमिटमेंट है और आगे भी मैं प्रदेश के युवाओं को इस बात से सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आपके हकों के ऊपर किसी प्रकार की आंच हम नहीं आने देंगे। हम मजबूती से आपके विश्वास को कायम रखने का काम करेंगे। 50,000 भर्तियां विदिन एक हफ्ते के अंदर जहां जहां भी विभागों के अंदर हैं, जो प्रक्रिया चलेगी, हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसको आयोजित करता है। उसको आदेश दे दिए हैं कि आप तुरंत भर्ती करें। या तो सरकारी नौकरी को समाप्त करने का काम किया गया इस सरकार में, या उनको कच्चों में परिवर्तित करके कौशल निगम के माध्यम से बिना रिजर्वेशन, बिना मेरिट, बिना पेंशन के ठेकेदारी की तरह कौशल निगम के माध्यम से सरकार ने लेने का काम किया। या आपने देखा होगा जो भर्तियां निकली भी, वो भर्ती घोटाले और पेपर लीक घोटाले इतने हुए, 30 के लगभग पेपर लीक घोटाले हुए हरियाणा के अंदर। ऐसी स्थिति बन गई कि आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, और ले दे के फिर भी कोई अगर लिस्ट बाहर आई हरियाणा की तो उसमें हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चों को प्राथमिकता मिली। ऐसी स्थिति इनकी 10 साल रही है। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा का नौजवान आज फेस कर रहा है। हरियाणा के नौजवान जो देश में, ऐसी हमारी भौगोलिक स्थिति है, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा, जहां सबसे स्वर्णिम भविष्य होना चाहिए नौजवान का, वो नौजवान देश का सबसे ज्यादा बेरोजगारी की चपेट में है। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने और उसके HSSC यानी हेरा फेरी साठगांठ सर्विस कमीशन ने 20 लाख से अधिक हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की मनमर्जी की दुकान ने आज हरियाणा के 25,000 से अधिक लगे हुए ग्रुप हमारे डी के बच्चों की नौकरियों पर तलवार लटका दी, यानी अब उनकी नौकरी बर्खास्तगी की कगार पर है। और लाखों बच्चे जो CET के जंजाल में, यानी कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट जो बन गया है, उसके जंजाल में 2019 के बाद उलझा रखे हैं, उन 20 लाख से अधिक युवाओं के भविष्य का क्या होगा? 9 साल तक तो कुछ किया नहीं था सरकार ने, 9.5 साल। अब चुनाव देख के करते हैं, वो घोषणा कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं, जो हमारे समय की थी नीति। जैसे 100 गज के प्लॉट है, कुछ प्लॉट हमने 4 लाख के करीब दे दिए थे, 3 लाख के करीब चिन्हित किए थे, और कुछ प्लॉट थे, कुछ हजार हो गए प्लॉट जिनका पोजीशन नहीं हो सका था, कुछ डिस्प्यूटेड थे। अब वो उनका नकली दे रहे हैं, मौके पे प्लॉट ही नहीं है बहुत सारी जगह तो, लेकिन अब पोजीशन अब दे रहे। 10 साल तक कहाँ सोते रहिए। तो जो लोग समझ चुके हैं इस बात को, ये कैसी घोषणा करें, उन लोगों को मालूम है, इन्हें कुछ नहीं करना। 10 साल में हरियाणा को पीछे धकेल दिया। हर वर्ग इस सरकार से विमुख है।
और लोगों को ये आईना दिखा करके कि इसके ऊपर ओबीसी समाज का 27% का अधिकार है, अपने मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी समाज के मंत्रियों को जगह देने। तो कुल मिलाकर के चुनावी बयार है और चुनावी बयार में इस तरह के आप देखते हैं कि जो दावे और वादे हैं वो खूब होते हैं और इसी को लेकर के विपक्ष हमेशा से सवाल उठाता है और इस बार भी वैसे ही सवाल दिख रहे हैं। और अब देखना यह है कि इसका जो परिणाम है वो किस तरह से विधानसभा के चुनावों में देखने को मिलता है। और इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवा देते हैं। पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पंकज बेनीवाल जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत है। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी, आपका भी स्वागत। और अमनदीप केसरी जी हैं हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। अमनदीप केसरी जी, आपका भी स्वागत है। पंकज बेनीवाल जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2-3 मुद्दे हैं, चूंकि एक तो सीईटी पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसको लेकर के सवाल और प्रश्न उठाने विपक्ष ने शुरू किए कि भाई भविष्य क्या होगा युवाओं का। 100-100 गज के प्लॉट देने की जो बात आप कह रहे हैं उस पर भूपेंद्र हुड्डा का या उदय भान का ये कहना है कि भाई ये तो हमारी स्कीम थी, इतने दिनों से आपने बंद क्यों कर रखा। क्रीमी लेयर को जो आपने बढ़ा करके 8 लाख किया, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि ये तो आपको पहले करना चाहिए था और हमारी सरकार आएगी, जो आप 8 कह रहे हैं हम उसको 10 कर देंगे। कैसे देखा जाए इन तमाम बयानबाजियों को और जो विपक्ष आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहा है? बेनीवाल जी। बेनीवाल जी, एक बार आप अनम्यूट करें, आप म्यूट हैं शायद। आवाज नहीं आ रही। चलिए बेनीवाल जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही, मैं दोबारा से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करता हूं। मैं तब तक बजरंग दास गर्ग जी का रुख कर लेता हूं। गर्ग साहब, बहुत सारे मुद्दे आप लोगों ने उठाए। क्रीमी लेयर को आप कह रहे हैं कि आप 10 लाख कर देंगे, जो 8 लाख इन्होंने की है। 100-100 गज के प्लॉट पर आप कह रहे हैं कि ये तो आपकी स्कीम थी, इसको लोगों ने बंद क्यों किया, दोबारा से आप शुरू कर रहे हैं चुनाव को देखते हुए। और दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीईटी को लेकर के जो फैसला दिया उस पर भी आप लोगों ने प्रश्न उठाया। रणदीप सुरजेवाला भी कह रहे थे कि भाई 20 लाख युवाओं के भविष्य का क्या होगा। कैसे देखा जाए इन तमाम आरोप प्रत्यारोप को? आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये जुमले की सरकार, जनता को गुमराह करने का काम करती है और चुनावों में ठगने का काम करती। 10 साल हो गए, 10 साल में इन्होंने फली नहीं फोड़ी। जहां तक कि आपने क्रीमी लेयर की स्कीम की बात है, केंद्र सरकार की ये योजना है, 8 लाख रुपए वाली योजना जो थी, हमेशा जब केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई बैकवर्ड के लिए, कांग्रेस राज ने हमेशा उसको लागू किया। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, केंद्र सरकार ने 8 लाख रुपए की ये स्कीम पहले से लागू कर रखी है, मगर हरियाणा सरकार ने सिर्फ 6 लाख रखी दी। और 6 लाख के अंदर भी उसके अंदर खेती इनकम, नौकरी की इनकम, अदर इनकम और जोड़ते थे, जबकि वो 8 लाख में नहीं जुड़ती थी। ये बैकवर्ड के साथ प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और ये जो मैं कह जाता हूँ, ये सरकार की जो मामले की बात है, ये हुड्डा साहब बोल रहे थे 10 साल हो गए, जब तक जनता की याद नहीं आई। जब जाप्ते की सरकार आ गई, जब इनको जनता ने नकार दिया और गो बैक करके नारे लग गए, जब इनको याद आई जाते जाते हम जुमले छोड़ जाएं ताकि हमें लोग कुछ ना कुछ वोट दे देंगे। मगर ये जो जनता है भारतीय जनता पार्टी की दाते राम की जो सरकार है, वो दाते राम के रास्ते में आने वाली नहीं है। और एक बात तो बताता हूँ, जो हमने 2005 से लेकर 14 तक आयु जी जो योजना लागू करी, जैसे हुड्डा जी भी बोल रहे थे, 3,82,000 गरीबों को हमने, परिवारों को हमने प्लाट दिए। हमने 10 लाख से ज्यादा गरीब जो लोगों के घरों में पाइप की लाइन ने टूटी टंकी लगा कर दी, 2 रुपए किलो गेहूं दी, किलो चावल दिया, 20 रुपए किलो दाल दी, अनेकों गरीबों की योजना थी। मैं पूछना चाहता हूँ, योजना क्यों बंद की? जब कांग्रेस सरकार दे रही थी आपने बंद कर दी।
अब बताता हूं, जाते जाते जो हमने 3 लाख प्लाट की निशानदेही की थी, एक्चुअल क्या होता है, जो हमें 3 लाख प्लाट और देने थे, वो जमीन हमने पंचायत से लेनी होती है, पंचायत से हमने जमीन ले ली, उसकी हमने जमीन की निशानदेही करनी होती है, फिर प्लाट करते हैं। जो हमने निशानदेही की थी वही प्लाट के कागज 755 लोगों को सिर्फ कागज दिए, प्लाट नहीं दिए। हमने 382 लोगों परिवारों को प्लाट दिए हैं। और आगे भी जो योजना हमने लागू की थी, सारी योजना सरकार बनते लागू करेंगे। जो क्रीम लेवल स्कीम है, इसके 10 लाख की जो हुड्डा साहब ने कही है वो भी लागू करेंगे। और आपको एक बात आता हूं, आप हमारा एजेंडा देख लीजिए, 2005 से लेकर 2014 तक जो हमने घोषणा की, 100% घोषणा हमने लागू की। ये नहीं कि आखिरी में लागू हुई, सरकार बनते ही। जैसे किसानों के ऊपर बिजली के बिल माफ थे, 1600 करोड़ रुपए बिजली बिल माफ कर दिए, उसका ब्याज माफ। ठीक है, अब ये आपने बड़ी बात कही, क्योंकि कल मुख्यमंत्री भी ये बात कह रहे थे कि भाई भूपेंद्र हुड्डा से पूछना चाहिए, जरा वो ये बताएं कि 10 सालों में उन्होंने जो वायदे किए थे उनमें से कितने पूरे किए। मैं बेनीवाल जी का रुख कर लेता हूं, हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, बहुत सारी बातें आपने कही, मैं उसका जवाब लेता हूं। बेनीवाल जी, जो घोषणाएं आप लोग कर रहे हैं, चूंकि चुनाव नजदीक आ गया है, चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है, इसलिए है, और इसीलिए विपक्ष के सवाल है कि भाई ये सब तो पहले कर सकते थे, अब इसको क्यों कर रहे हैं, कैसे इसको देखा जाए? नमस्कार सभी दर्शकों, मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही काम किए हैं। इनका ये कह देना कि अभी अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने गेर पलट लिया है, बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 10 साल से इसी रफ्तार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और नायब सिंह सैनी जी ने कह दिया था, जैसे ही आचार संहिता हटेगी हम और तेजी के साथ काम करेंगे। और मोदी जी ने भी कहा था, जैसे ही, ये तो अभी तक का 10 साल का ट्रेलर था, जैसे ही तीसरी बार हमारी सरकार देश के अंदर बनेगी हम पूरे गेर के साथ 5वें गेर में काम करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी पहले से ही संकल्पित थी, हमें काम इतनी तेज रफ्तार से करना है। इसका ये कह देना कि अब काम ना करें, आयुष जी तो कहेंगे काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं तो बोला चुनाव का माहौल है। अरे किसी बात पे अपना स्टैंड तो क्लियर करेगा विपक्ष या कांग्रेस के जो भी है। अब बात रही ओबीसी क्रीमी लेयर की। ओबीसी क्रीमी लेयर में 6 लाख वार्षिक आय से 8 लाख वार्षिक आय को बढ़ा देना और केंद्र सरकार की तर्ज पर उसमें वेतन को या फिर कृषि से जो उत्पादन जो उसकी इनकम होगी उसको ना जोड़ना, वैसी की वैसी स्कीम जैसे केंद्र सरकार ने ओबीसी को दी है, वैसी की वैसी हरियाणा में भी लागू होगी। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस तो इसके हमेशा ही विरोध में रही है। मैं 1952 का जिक्र करता हूं, जब नेहरू जी ने देश के सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी कि मैं ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ हूं। ये नेहरू जी के बयान थे, नेहरू जी की चिट्ठी भी थी, जो कि सदन के अंदर आदरणीय मोदी जी ने पढ़ी भी है। ये भी किसी से छिपी हुई चीज नहीं है। जब मंडल कमीशन आया तो राजीव गांधी जी ने भी पुरजोर विरोध किया था कि हम लोग ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ हैं। ये लोग तो वो हैं जो ओबीसी के खिलाफ थे, आज बात कर रहे हैं 10 लाख कर दें, 20 लाख कर दें। इनका जुमला, इनका चरित्र, इनका दोहरा चरित्र आज देश की जनता के सामने, या कहूं तो हरियाणा की जनता के सामने स्पष्ट है कि ओबीसी के साथ कैसा दुर्व्यवहार ये लोग करते थे। ओबीसी के साथ अगर मिलकर के काम किया है तो मोदी जी की पिछली सरकार में 27 मंत्री थे ओबीसी से, अब की बार 29 मंत्री हैं ओबीसी से ही। ये भारतीय जनता पार्टी है जो ओबीसी को उसका असली दर्जा देने के लिए आमदा है और उनको उन्हीं का जो असली हक है वहां तक पहुंचाने के लिए। बात की आपने कि जो अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके खिलाफ, उसमें आपको भारतीय जनता पार्टी की मंशा देखनी पड़ेगी सबसे पहले कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। मंशा है जो गरीब आदमी है वो, जो विधवा है वो, जो अनाथ बच्चे हैं वो, या जिनको आज तक हरियाणा के आजाद होने के बाद आज तक सरकारी नौकरी नहीं मिली है, जो वंचित परिवार है, जो गरीब परिवार है, वहां तक सरकारी नौकरी को पहुंचाने का जो वादा था, यह जो एक पहल है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है कि भाई उस गरीब तक भी सरकारी नौकरी। नहीं, ये बात ठीक है। देखिए, अब भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, आप भी कह रहे हो और हम सबके लिए सर्वमान्य है। भाई अब कोर्ट के आगे आप क्या कहेंगे? लेकिन मैं एक चीज ये जानना चाह रहा हूं, 2 महत्वपूर्ण प्रश्न जो उठे थे। एक तो जो 100 गज के प्लॉट आप लोगों ने देने शुरू किए, भाई ये तो पहले से दे सकते थे। 10 सालों से आप लोग सरकार में कितने 100 गज के प्लॉट दिए, इसलिए कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। और दूसरा जो और भी मुद्दे हैं जिसको आप अब ये कह रहे हैं कि आप लोग कंटिन्यूएशन प्रोसेस में उस चीज को कर रहे थे, ये अब इसकी जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा क्यों दिख रही है? क्योंकि अब तो 3 महीने बचे हुए हैं, आपके पास पहले भी ये वक्त था, आप इसको चाहते तो पहले भी कर सकते थे, पहले क्यों नहीं किया? इस पर सवाल उठा रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा।
अब देखिए, ई क्षति पोर्टल के माध्यम से 133.82 लाख रुपए, 133 करोड़ 82 लाख रुपए एक झटके से किसानों के खाते में चला गया। ई क्षति पोर्टल कल का तो नहीं है, परसों का तो नहीं है। दयालु योजना जो है जिसमें 131 करोड़ 34 लाख रुपए गरीबों के खाते में चला गया, ये भी कल की बात नहीं है। श्रमिकों की बेटियों को 1446 अगर स्कूटियां दी गई हैं तो ये भी योजना आज की नहीं है। श्रमिकों के बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई, ये भी आज की योजना नहीं है। औजार है तो उनको 15 करोड़ रुपए दिए गए, ये भी आज की योजना नहीं है। अरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी गरीब हितैषी, जनता हितैषी, किसान हितैषी, महिला हितैषी सभी है, युवाओं के लिए काम कर रही है, लेकिन इनको अच्छा नहीं। भूपेंद्र हुड्डा का तो ये कहना है कि भाई ये जो 100 गज के प्लॉट आप दे रहे हैं ये तो वो बना करके चले गए थे, अब आप उनको बांटने का काम कर रहे हैं और उसमें भी आप अभी तक दे नहीं पाए सही से लोगों को। अब यही बात गर्ग साहब भी कह रहे थे। आयुष जी 5 तारीख से देश की जनता के खाते में 8,500 रुपए खटाखट देने की बात कही थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राहुल गांधी ने। अरे जहां पर आपकी सरकारें दे दो ना 8,500 रुपए खटाखट, क्यों मना कर, कौन मना कर रहा है आप लोगों? सरकारें ना आपकी। झूठ का पुलिंदा बांधना या झूठ बोलना या जनता को ठगने का काम इन्होंने किया है और हरियाणा की जनता देख नहीं, उन्होंने तो भाई लोकसभा चुनावों के लिए कहा ना भाई, अगर केंद्र में उनकी सरकार आ जाती तो 8,500 रुपए खटाखट वो दे देते। अब केंद्र में तो आपकी सरकार है ना, तो इस बात का क्या औचित्य भाई? राज्य सरकार के लिए वादे थोड़ी ना थे उनके। ये राज्य में जो वादे किए वो राज्य में देखेंगे अपना, उन्होंने क्या वादे किए, क्या दे रहे हैं वहां पर वो झूठ का जो पुलिंदा है या झूठ का जो एक समुंदर है कांग्रेस की सरकार, वो मैंने आपके सामने ये भी रखा कि कैसे ओबीसी के खिलाफ ये लोग थे, कैसे। ठीक है, आप कह रहे हैं ओबीसी के खिलाफ थे और आप लगातार इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है विवेक जी, क्या ये सिर्फ चुनाव के मद्देनजर है या वाकई में आपको लग रहा है कि चिंता है? एक तो ओबीसी की, दूसरा ये कि 100 गज के प्लॉट दिए जा रहे हैं, क्रीमी लेयर को बढ़ा दिया गया, कैसे देखते हैं सारे विषयों को आप? आयुष भाई, आज कहीं ना कहीं मैं तो एक चीज जानना चाहूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आज जिस दिन से आचार संहिता हटी है उस दिन से कोई ना कोई नई घोषणा की जा रही है। अगर हम इनको घोषणा मुख्यमंत्री भी कह दें तो कोई गलत बात नहीं है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे हमने प्लॉट दे दिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, एक कोई रजिस्ट्री दिखा दे, एक रजिस्ट्री दिखा दे जो इन्होंने लोगों को बांटी है जिसमें हदूदा रब का जिक्र हो, रबा का जिक्र हो। हदूदा रबा का होता क्या है? रजिस्ट्री के अंदर एक पॉइंट होता है कि इसके साइड में ये चीज है, इसके इस साइड में इसका प्लॉट है और इसके आगे सड़क है, इसके पीछे प्लॉट है। आज तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कागज ही बांटने के काम किए, चाहे कांग्रेस वाले हो चाहे बीजेपी वाले हो, जनता को भ्रमित करने का काम किया है। इनसे ये तो पूछ लीजिए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जिन्हें हम प्लॉट नहीं दे पाएंगे उन्हें 1 लाख रुपए दे देंगे। 1 लाख रुपए में अगर बेनीवाल साहब के गांव में कोई प्लॉट मिलता हो 100 गज का तो बताने का काम करें, या हरियाणा प्रदेश के किसी भी गांव में 1 लाख रुपए में प्लॉट मिलता हो तो बताने का काम करें। सिर्फ और सिर्फ जनता को चुनावी समय पे भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। आज अगर हम 5 बजे की जो मुख्यमंत्री महोदय की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको भी सुन लें तो उसमें भी कुछ नहीं था। उसमें वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा बताने का काम कर रही हैं। एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो उसमें वो कह रहे हैं रिव्यू पिटीशन डालेंगे। मतलब क्या है कि रिव्यू पिटीशन डालेंगे, इतना चुनाव हो जाएगा, चुनाव तक इसको लटकाने का काम करेंगे। आपने अभी एक बाइट सुनाने का काम किया, 1 हफ्ते के अंदर नौकरियां लग जाएंगी। कैसे लग जाएंगी? जो 9.5 साल में नहीं लगी वो 1 हफ्ते में कैसे लग जाएंगी? आप ये तो बताइए कि किस तरीके से लगाएंगे। आपको एडवर्टाइजमेंट भी करनी होगी, आपको लोगों को बताना भी होगा कि हाँ किस विभाग में आप नौकरी निकालने का काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित, आज नए घोषणाएं, नए ढकोसले देके करने का काम किया जा रहा है और समझ भी जाना चाहिए इनका। तो ये हाल हो गया। मैं ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा गया हुआ था तो वहां पे बुजुर्ग बैठे थे 5-4, थोड़ी हंसी की बात है। वो कहने लगे कि मैं ऐसे ही चुनाव की चर्चा कर रहा था तो उनका आगे से एक बुजुर्ग का जवाब था कि भाई बीजेपी वालों का तो ये हाल हो गया, अगर इनको चुनाव में ये कहना पड़े ना भी जिनका ब्याह नहीं हो रहा उनका ब्याह भी करा देंगे, ये उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। आज के दिन बीजेपी वालों की जो असलियत है वो जनता जान चुकी है और जनता पहले जवाब भी दे चुकी है। ये तो कांग्रेस की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर वक्त ना होती तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हरियाणा में। हम तो बारी बारी कहते हैं। आज इनसे एक चीज पूछ लेकिन ठीक है विवेक जी, लेकिन 4.5 साल का हिसाब आपसे भी तो जनता मांगेगी भाई। ठीक है, केवल ऐसा नहीं है कि केवल 6 महीने में ही सरकार ने सारे काम बंद कर दिए, उसके पहले सब कुछ बढ़िया चल रहा था।
ऐसा तो है नहीं भाई, 4.5 साल का हिसाब आपसे भी मांगा जाएगा। हमने सुन लो भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, इसी तरह सुन भी ली। 4.5 साल में हमने जो काम, जो वादे जनता से किए थे, तमाम वादों को पूरा करने की कोशिश की। चाहे 75% आरक्षण कानून बनाने की बात हो, सर्वसम्मति से कानून बनाने का काम किया। किस तरह तो क्रेडिट तो सरकार का है ना भाई, किस तरह वो सरकार से अलग जननायक जनता पार्टी ने थोड़ी ना 75% लागू किया। नहीं, एक चीज तो बता दीजिए आयुष भाई, विजन कहां से लाएंगे? विजन मैं ये कह रहा हूं भाई, सरकार का हिस्सा होते हुए सरकार की ही ओर से तो लागू कर पाए ना आप उससे अपने आप को अलग कैसे कर लेंगे कि नहीं ये अच्छा हुआ तो यह हम थे तो हुआ, अब बाकी 6 महीने में आप ये बताएंगे कि पिछले 5 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया। ये चीज नायब सैनी जी को बताइए कि जो अच्छा हुआ वो तो नायब सैनी जी ने किया, अगर कुछ बुरा हुआ नहीं वो दोनों के साथ है, वो दोनों के साथ है। अगर वो आपकी मंशा पे प्रश्न उठाएंगे तो वो उनसे भी वही सवाल होगा कि भाई आपके साथ थे तब वो बुरा कैसे हुआ। और अगर आप ये कहेंगे कि पिछले 5 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया, आप चुनाव में ये कर रही है, तो भाई 4.5 साल तक आप थे साथ में उनके, ये प्रश्न जनता आपसे भी पूछेगी। बीजेपी हाईकमान आयुष भाई अपने आप कह चुकी है कि खट्टर ने कुछ नहीं किया, कभी उनको बदलने का काम किया। हम नहीं कह रहे, वो बीजेपी कह चुकी है कि अनिल विज ने कुछ नहीं किया, कभी उनको तो भाई आप 4.5 साल तक क्यों थे साथ में, यही तो पूछा जाएगा। आप पहले ही हट जाते कि ये काम ही नहीं कर रहे हैं, हम तो 6 महीने में अलग होते, हम 2 महीने में अलग होते हैं भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ। जनता से जो घोषणा पत्र में हमने वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए हम सरकार में थे, कोई हम बीजेपी वालों की तरह नहीं। तो 75% लागू हुआ क्या विवेक जी, मुझे बताइए ना। 75% लागू कर पाए? पेंशन आपने जो वादा किया वो आप दे पाए? आप कहां दे पाए? अगर मैं उसी बात पे आ रहा हूं, अगर 75% का जिक्र करते हैं तो सर्वसम्मति से कानून बना के पास कराने का काम किसने किया? कोर्ट में ले जाने का काम हुआ। आज कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, देखिए ना, उसके ऊपर क्या कह सकते हैं। कोर्ट ने जो चीज अड़चन लगाई, हमें विश्वास है उसे हटा के। तो वही तो अभी बेनीवाल जी भी कह रहे थे भाई, उनकी मंशा भी सही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कह दी, अब उसके ऊपर क्या कहें? सिटी को लेकर क्या वो भी तो सीएम कह रहे हैं ना भाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान है। और रिव्यू पिटीशन डालने का तो अधिकार सबको है ना भाई, रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं डाली जा सकती, उसमें क्या आपत्ति है? सुप्रीम कोर्ट ने भिजवाई है, मामला भी लंबित है और हम तय भी करेंगे और भी मजबूती से उसको लड़ने। चलिए, मुझे लगता है लेकिन 4.5 साल का हिसाब आप भी रखिएगा तैयार, क्योंकि जनता आपसे भी ये पूछेगी जरूर। क्योंकि अगर सरकार ने कुछ नहीं किया, अगर ये 5 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया तो आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि आप भी सरकार के साथ थे। अमनदीप जी, जहां पेंशन का आपने जिक्र किया, 7 लगते प्रदेशों की, अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो सबसे ज्यादा पेंशन नहीं, लेकिन आपने अपना जो वादा था ना वो तो नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि आप सरकार के साथ केवल इसलिए थे कि आप अपने वादे को पूरे करने के लिए, तो भाई वो वादा पूरा नहीं हुआ। ठीक है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा है, ठीक है, लेकिन वो जनता तो कहेगी वादा तो पूरा नहीं हुआ ना भाई। ज्यादा होना और वादा पूरा होने में अंतर होता है ना। हमने तो एक चीज और है ना आयुष भाई, 47 सीट मांगी थी, हमारी पार्टनरशिप कितनी थी सबके सामने। ये जनता को समझाना ना, तो 10 था तो आप विपक्ष में बैठते ना। जनता 10 अगर आपको दिया, आपको पूरा मैंडेट नहीं दिया था तो आप सरकार के साथ जाते भी नहीं, फिर तो जनता ये भी कहेगी ना। अमनदीप नहीं, जनता जनार्दन नहीं, ठीक है, अब जनता जनार्दन के बीच में जाना ना, मैं केवल ये कह रहा हूं, अगर वो आप पे आक्षेप लगाएंगे तो फिर वो भी कटघरे में, और आप उन पर लगाएंगे तो आप भी कटघरे में। अमनदीप जी, ये क्या चुनावी जुमला, या ये इस समय जो भी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं या घोषणाएं जो हो रही सिर्फ चुनाव के लिए? जी आयुष जी, निश्चित तौर पे ये बिल्कुल चुनावी जुमला है। जो सरकार, जो पार्टी एक देश एक विधान एक कानून की बात करती है, वो अभी तक 9.5 साल तक एक ही देश के अंदर 2 अलग अलग कानून कैसे लागू कर पाई? क्या वो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी? 9.5 साल बाद इनको आंख खुली है कि भैया ओबीसी का आरक्षण जो है केंद्र सरकार की तर्ज पर देना चाहिए। वो इसलिए आंख खोली कि लोकसभा चुनाव के अंदर जिस प्रकार से ओबीसी वोटरों ने इनको धूल चटाई है, जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर जी को यह विश्वास था कि मैं एक ओबीसी डमी कैंडिडेट को चीफ मिनिस्टर बना दूंगा, तो ओबीसी की, हरियाणा प्रदेश की ओबीसी भाईचारा जो खुल करके वोट डालेगा, लेकिन वो आंख खोलने का काम ओबीसी भाईचारे ने किया और आज जाकर इनको 9.5 साल बाद याद आई है। आप मेरे को ये बता दीजिए आयुष जी कि 3 महीने के अंदर ये ग्रुप ए और बी की कितनी भर्तियां कर देंगे, जबकि पूरे देश के अंदर जो इनका भर्ती तंत्र सिस्टम है उसके ऊपर सवालिया निशान है।
और हरियाणा में तो मैं यूं कहूंगा कि जो पेपर लीक का उसको कहते हैं एपी सेंटर, जो केंद्र बना हुआ है वो हरियाणा प्रदेश बना हुआ है, माफियाओं का केंद्र जहां से पेपर लीक होते हैं। ये अब उनको कह रहे हैं कि न्याय दे देंगे और भर्ती कर देंगे। ये तो बिल्कुल सरासर उनके जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है, और जनता भी इस बात को बखूबी समझती है। किस प्रकार से ये जो लोग थे, नाकाबिल लोग जो सरकार के अंदर बैठे हैं, और अपने नाकाबिलियत को छुपाने के लिए तरह तरह से लोग हर रोज नए नए कोई ना कोई जुमला ले आते हैं, कोई ना कोई घोषणा कर देते हैं। सबसे बड़ी बात तो आयुष जी ये है कि खुद भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश का जो कार्यकर्ता है उसके अंदर इतना ज्यादा असंतोष पैदा हुआ है कि मुख्यमंत्री जी कहीं पर भी जाते हैं सबसे पहले उनको ये बोलना पड़ता है कि अब हमारे कार्यकर्ता की चलेगी, अब हमारे कार्यकर्ता की सुनी जाएगी, अब मैं कार्यकर्ताओं के लिए खाट बिछा दूंगा सीएम हाउस के लिए, अब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो हालात भारतीय जनता पार्टी की तो इस कदर है यहाँ पर, ये बिल्कुल जुमला मात्र है। कोई घोषणाएं इन्होंने भलाई के लिए नहीं की है, इनको खुद ही नहीं पता। आज ये सवालिया निशान उठाते हैं कि दूसरों के सरकारों में जो भर्ती हुए और जो मौजूदा हरियाणा प्रदेश में कर्मठ कर्मचारी हैं, उनके ऊपर देखिए कितनी बेहुदगी वाली बात है, कितनी बेशर्मी वाली बात है। एक तरफ तो दावा सुबह करेंगे कि हमारी गुड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस किनके दम पे? उन्हीं कर्मचारियों के दम पे। शाम को कह देंगे कि वो कर्मचारी तो भैया पर्ची और खर्ची से लगे हुए हैं, उनमें तो कोई काबिलियत नहीं थी। अरे भाई साहब, आपकी सरकार के अंदर इतने ज्यादा पेपर लीक हुए, ना तो कोई मेरिट वाला बच्चा लग सका, ना तो कोई गरीब का बच्चा लग सका। और जिस प्रकार से सरकार को बार बार ये जो मुंह की खानी पड़ रही है, देखिए अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो किस प्रकार की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार का जो विजन है वो सरकारी नौकरी उस घर तक पहुंचाना है जहां तक आज तक नहीं पहुंची। ये वो सरकार का विजन बता रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी सरकार जो है विश्व में डंका बजा रही है। अरे भाई साहब, विश्व की जो डेवलप इकोनॉमीज है वहां पर ऐसा डंका बज रहा है कि ग्रुप चपड़ासी जो है घर तक पहुंचाना है, इस प्रकार का डंका बज रहा है। शर्म आती है आपको? आपके सुनने वाले मित्र जो संबंधी हैं और अच्छे पढ़े लिखे नौजवान युवा है, वो सुन रहे हैं आपको। आप क्या कह रहे हो कि भाई घर तक चपड़ासी पहुंचाना सरकारी है? ये विश्व में डंका बज रहा है आपका। ये डेवलप इकोनॉमी है, ये विकसित देश है, या यहाँ इस तरह से आप देश को ले जाना चाहते हो? क्या विजन है आपका? ये पहले की सरकारों में कभी नहीं हुआ, क्योंकि रोजगार की कमी नहीं थी। और किस प्रकार से बड़ी बेशर्मी से ये कह रहे हैं, इतना बड़ा देश है, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या आबादी वाला देश है, क्या ये रोजगार केवल सरकारी नौकरियों में पूरा कर देंगे लोगों का? ऐसे क्या हो सकता है पॉसिबल पूरा? किस प्रकार की बातें बैठ करके करते हैं और बताते हैं कि हमारा भरना जरूरी है। ठीक है, बाकी ये रोजगार कैसे नहीं वो भरना जरूरी है, लेकिन इनका देखिए टारगेट क्या है कि घर तक हमने सिर्फ चपरासी पहुंचाना है। पोस्ट जो भी है उनको भरना। अरे भाई साहब, नहीं भरना, आपने भरा कैसे है? वो दूसरे प्रदेश से ला करके भर दिए सारे, दूसरे प्रदेशों से ला करके भर दिए। हमारा तब भी तो आप कहेंगे ना कि आयुष जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपके कर्मचारी हो या अधिकारी हो, मुझे लगता है कि ठीक है, इस पर कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, ये तो अपनी चॉइस है ना। ठीक है, भजनदास गर्ग जी, सवाल आपके माध्यम से, मेरा आखिरी सवाल आपके माध्यम से है। एक सेकंड, सबसे बड़ा मेरा, चलिए अमनदीप जी का एक सवाल है। हाँ अमनदीप जी, जल्दी से कंप्लीट। मेरा आखिरी सवाल आपके माध्यम से है, सभी दर्शक सुन रहे हैं कि जब हरियाणा प्रदेश का युवा जो अपना डंका केंद्र की जो प्रख्यात परीक्षाएं, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में टॉप में आता है हमारा युवा, और फिर हमारा युवा जब ग्रुप सी और डी की भर्तियों में आता है तो वहां प्रदेश के दूसरे प्रदेशों का युवा आगे निकल जाता है। तो क्या ये भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल साफ स्वच्छ है? क्या ये भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल सही है, या ये पेपर लीक का मामला है? प्रक्रिया पर सवाल है आपके, ठीक है, मैं उस पर जवाब लूंगा। गर्ग साहब, ये 100 गज वाले प्लॉट की जो बात आपने की, आप लोग भी पूरी तरह से दे नहीं पाए, और वो कितने लोगों को प्लॉट दिए उस पर भी प्रश्न है, जवाब दीजिए गर्ग साहब। कोई दिक्कत, कोई प्रश्न नहीं है। 3,82,000 परिवारों को हमने प्लाट दिए, प्लाट के साथ निशानदेही करके जमीन दी है। अगली बारी योजना और है, 2 गज के प्लाट के साथ 2 कमरे बना के देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब केंद्र सरकार की स्कीम थी, ये क्रीम लेवल स्कीम जब 8 लाख रुपए की थी,
तो हरियाणा सरकार ने अब तक लागू क्यों नहीं करी? ये जनता के साथ धोखा क्यों किया? ये कहते हैं हमने लगातार शुरू से ही हम काम करते आ रहे हैं। कौन सा काम कर दिया? मोदी साहब ने घोषणा की थी 2 करोड़ युवाओं को नौकरी 22 साल दूंगा, नौकरी दे दी, देने वाला चीन ने काम किया। मोदी साहब ने ये भी वादा था केंद्र सरकार का, पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, 35 रुपए लीटर देंगे, 250 रुपए रसोई सिलेंडर करेंगे, महंगाई पर अंकुश लगाएंगे। ये बात भी की थी इन्होंने, जहां तक कि टैक्सों में सरलीकरण करेंगे। जी कहाँ है वो बात? एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया, उल्टा वायदा पूरा करने के बजाय जनता को ऊपर महंगाई का बोझ जनता के ऊपर हो गया। हेलो हेलो जी गर्ग साहब सुन रहा हूँ। हेलो चलिए गर्ग साहब तक चलकर मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। बेनीवाल जी जवाब दीजिए। देखिए, इनेलो के प्रवक्ता क्या बातें कर रहे थे, जेजेपी के प्रवक्ता क्या बातें कर रहे थे, जिसको बेदखल कर दिया एक किस्म से। दोनों ही पार्टी 10-10 यानी कि 20 एमपीओ को मिला करके सिर्फ 3 लाख वोट आई है दोनों की मिला करके। जिन दो पार्टियों की 3 लाख वोट आई हो, वो आज बैठ के बात करते हैं। और मैं इनसे हिसाब किताब लेता हूँ। अरे साहब, एलएलडी की जब सरकार थी 6 साल तक, तो आप लोगों ने सिर्फ 15,000 नौकरियां दी थी, और भारतीय जनता पार्टी आज तक 1,32,000 नौकरियां दे चुकी है। 50,000 नौकरियों का खाका क्या करता है? हम जब 2024 के अक्टूबर के चुनाव में होंगे तो 1,82,000 सरकारी नौकरियां दे चुके होंगे। आपके जैसे 15,000 नौकरियां नहीं। और कांग्रेस की सरकार ने पिछले जब 10 साल इनकी उठा, वही तो कह रहे हैं ना, वो कैसे देंगे आप? अभी तक जब आप नहीं दे पाए तो आप कैसे देंगे? और बार बार पेपर लीक हो जाता है, प्रक्रिया पे सवाल है, पारदर्शिता नहीं है। यही तो प्रश्न विपक्ष खड़े कर रहा है, कैसे करेंगे? बिना खर्ची पर्ची की 1,32,000 नौकरियां दी हैं और 50,000 अब एएमओ की नौकरियां निकली हैं 805 आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की एचपीएससी के थ्रू। उनका अगले 15-20 दिन में सारा सिस्टम हो जाएगा, वो सारे के सारे नौकरी पे आ जाएंगे। ऐसे ही शिक्षा विभाग के अंदर नौकरियों के लिए आवेदन निकाल दिए गए। तो इनको पता नहीं है, ये लोग बाहर बैठ के सिर्फ अपनी बातें करनी है। एक व्यक्ति का नाम बता दो बेनीवाल साहब जो बिना कोर्ट में गए होगी, एक व्यक्ति का नाम बता दो। 1,32,000 नौकरी ऐसे लगी। एक व्यक्ति का नाम बता दो जो बिना कोर्ट में 4 साल साथ थे, जब तो नहीं चिल्लाए, जब चिल्लाए अरे हम तो नौकरी चल गई। अरे चुप रहो, अपने बनने की आवश्यकता नहीं है आपको। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि 1% वोट दिए जनता ने आप लोगों को। तो आप 1 मिनट से ज्यादा बोलना मेरे लिए भी गलत होगा, क्योंकि जनता ने भी मैंडेट नहीं दिया आप लोगों को। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी काम किए वो सारे जनता के फेवर में किए। ये लोग सारे मिलकर यूं कहते थे कि एमएसपी खत्म कर देंगे। जब बीजेपी की गवर्नमेंट में बन गई तो एमएसपी खत्म कर देंगे। मैं बताता हूँ कि एमएसपी को क्या किया कि 2013 में जब 13-14 में जब दाल का भाव 1,310 रुपए था, तो आज 24-25 में 2,300 रुपए है, डबल कर दिया जब कांग्रेस की सरकार थी। और जब ज्वार का भाव इनके टाइम पर 1,500 था, तो आज 3,300। लागत भी तो डबल हो गई। यही तो कहता है विपक्ष कि आपने बढ़ा तो दिया लेकिन लागत बढ़ गई, तो फायदा क्या हुआ उस चीज का? और भर्ती की भी जो बात है उसमें वो ये कह रहे हैं कि ठीक है आप कर लेंगे, लेकिन कोई भर्ती अगर बिना कोर्ट जाए होती नहीं है तो आपने प्रक्रिया शुरू भी कर दी, वो अटक गई भटक गई जाकर कोर्ट में, तब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? यही तो सवाल है। 2013 में कहते हैं कि 1,32,000 नौकरियां दी। नहीं विवेक जी, एक सेकंड में जवाब ले रहा हूँ। नहीं आपने नौकरियां दे दी, देखिए वो दे दी, लेकिन वही तो कह रहे हैं, लेकिन वो कैसे मिली? देखिए ना, वो कहीं कोर्ट में चली जाती हैं, कहीं वो डिले हो जाती हैं, अटक जाती हैं, भटक जाती हैं। अभी आपके पास केवल 3 महीने बचा हुआ है, आप कैसे भरेंगे? यही तो सवाल है। और उस प्रक्रिया और वो पारदर्शिता को लेकर के सवाल है। फिर कह रहे हैं पेपर लीक हो जाते हैं। इस समय तो पेपर लीक पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह का एक माहौल बना हुआ है, कैसे करेंगे? आयुष जी, भर्ती रोको गैंग है कांग्रेस का एक, जो कि भर्तियों को रोकने के लिए बार बार कोर्टों के दरवाजे खटखटाता है, नौकरियों को रोकने की कोशिश करता है। उसके बावजूद, इस भर्ती रोको गैंग के ये सब करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने 1,32,000 नौकरियां दी। मैं भी सिर्फ यही समझा रहा हूं बार बार में, इतनी सब व्यवधान पैदा करने के बाद विपक्ष के या भर्ती रोको गैंग के इन लोगों ने भर्तियों को रोकने की बरकस प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करते हुए हरियाणा के युवाओं को 1,32,000 नौकरियां दी हैं। यही तो कामयाबी का नहीं, ये तो कह रहे हैं ये तो चुनावी जुमला है। ये सब चुनाव से पहले ये जिस मोड में आप आए हैं, अगर इसी मोड में पूरे 5 साल तक आप काम करते रहते तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती प्रदेश की। इनको परेशानियां 9.5 साल तक भी थी, इनको परेशानियां आज भी हैं
और इनको परेशानियां 2024 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भी रहेंगी। विचारों के पास और कोई मुद्दा तो है नहीं, टीवी में या मीडिया में बने रहने के लिए अनगढ़ बयान तो देने ही देने। कल तक ये संविधान और लोकतंत्र की बातें करते थे, आज तो नहीं करते ये लोग संविधान लोकतंत्र की बातें। आज कहाँ चला गया, कल तक ये नहीं, अब मजबूत विपक्ष है तो संविधान लोकतंत्र बचा रहेगा ना, विपक्ष का होना जरूरी है। ठीक है गर्ग साहब, ये भर्ती रोको गैंग, आप लोग भर्तियों को लटका अटका भटका देते हैं ले जाकर के कोर्ट में, कांग्रेस पार्टी इसको लटका देती है और अब फिर आप लोग प्रश्न खड़े करते हैं कि भाई ये नौकरियां नहीं दे पा रहे, भर्ती नहीं कर पा रहे। गर्ग साहब, इनके राज में तो नौकरियां भी बिकती है। मेरे साथी बोल रहे थे हमने खर्ची पर्ची बंद कर दी। तेजिया में जब करोड़ों रुपए ले रहे हो और पर्ची की क्या वैल्यू है? खुलेआम पेपर लीक घोटाला सरकार, हरियाणा के अंदर पूरा देश हरियाणा के पेपर लीक के अंदर बदनाम हो चुका है। मेरे साथी कहते हैं हम शुरू से काम में लगे हुए हैं। कौन सा काम में लगे हुए हैं? कौन सा अपना वादा पूरा कर दिया? एक भी बता दो। मोदी जी ने घोषणा की थी वो पूरी करती हो, कोई पूरी नहीं की। नहीं, वो कहते हैं प्रदेश में आपसे तो ज्यादा नौकरी दी, जो इतनी 10 साल में आपने नौकरी दी उससे ज्यादा तो वो अभी दे चुके हैं, और जब तक सरकार अभी चुनावों में जाएगी आपसे कहीं ज्यादा वो नौकरी दे चुके होंगे। वो तो बार बार इस बात को दोहराते हैं। नहीं, मैं यही बता रहा हूँ, आज भी 2,07,000 नौकरियां कहां से बाकी रह गई? नहीं, वो पद खाली पड़े वो बात ठीक है, लेकिन आपसे ज्यादा दिया 10 साल में, ये भी बात तो है ना, ये फैक्ट तो मानना पड़ेगा ना आपको कि जो नौकरी आपने दी उससे ज्यादा इन्होंने नौकरियां दी। बिल्कुल नौकरी नहीं दी आयुष जी, यही तो गुमराह कर रहे हैं। हमारे समय के अंदर नौकरी हमने कितनी दी? हमारे समय में पद टोटल खाली 1.25 लाख थे खाली, इनके लाख इनके में 2 लाख था, आज भी खाली पड़े हैं। टेम्परेरी नौकरी, हमने पक्की नौकरी, हम तो आगे बारी सरकार आएगी 2,07,000 पक्की नौकरी देने की बात करेंगे, और ये कहते हैं काम करने की बात। 6 बार हिसार के अंदर, हिसार एयरपोर्ट का बार बार उद्घाटन कर दिया, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए, आज तक प्लेन तो उड़ाने की बात, चिड़िया तक वहां नहीं उड़ी। ये तो घोषणा और उद्घाटन की सरकार है। सब जुमलेबाजी करके जनता को गुमराह करके वोट हथियाना चाहती है। बैकवर्ड हो, दलित हो, व्यापारी हो, किसान हो, आम जनता इनसे दुखी है, मुक्ति चाहती है, लड़ने का तैयार खड़ी है, इंतजार कर रही है कब चुनाव हो। बारी बारी तो विपक्ष आरोप लगाता, भूपेंद्र हुड्डा तो भाई मदद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, 5 सीटें तो आपने जितवा दी भारतीय जनता पार्टी को। देखिए हम 0 से 5 पे, वो 10 से 5 पे आए, जो वो नहीं 5 आपने जिता दी, नहीं तो कह रहे थे और अच्छा हो सकता था। ये सुनो, अच्छा हो सकता था, ये भी अच्छी लेकिन वो आपने डील कर ली भारतीय जनता पार्टी के साथ। डील ये है, ये कुछ लोग वोट काटू जो है भारतीय जनता पार्टी की बैकडोर से मदद करते हैं, इनके पल्ले वोट तो है नहीं। ये कहते हैं आपको बी टीम कह रहे हैं, आप उनको बी टीम कह रहे हैं, ऐसे कैसे भाई? कोई एक ही तो बी टीम होगी ना, 2 बी टीम थोड़ी ना होगी। सुनो आयुष जी, आपसे एक बात पूछता हूँ, ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीट जीत सकती थी। जब हम 10 सीट जीत सकते थे तो किस लिए चुनाव में खड़े थे? किस लिए भारतीय जनता पार्टी? तो आपने उनका साथ क्यों नहीं लिया? वही तो कह रहे हैं, आपने डील कर ली, उनको अलग कर दिया, उनका साथ नहीं लिया, तो वो भाई वो तो लड़ेंगे ना चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? आयु जी, वोट का आंकड़ा देख लो, इनको आंकड़ा हमारे साथ जोड़ लो तो भी हम जीतते नहीं। एक के आता है 0.8 जेजेपी के, दूसरा 1.7, दोनों को जोड़ ले 2.5% वोट बनती है। 2.5% वोट जोड़ ले तो भी हमारा आंकड़ा नहीं बैठता। ये तो अपनी वोट को भारतीय जनता पार्टी में ट्रांसफर कर चुके, जिस तरह किरण चौधरी ने सौदेबाजी करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। मनोहर लाल खट्टर ने कहा था किरण चौधरी का शरीर कांग्रेस के साथ था। ऐसी बातें कुमारी सैलजा भी कह रही हैं, कुमारी सैलजा भी यही बात कह रही हैं, कुमारी सैलजा भी यही बात कह रही हैं। अभी ठीक है, आपकी पार्टी में आप उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन किरण चौधरी अब चली गई तो बोलिए, ठीक है विवेक जी। नहीं, कुमारी सैलजा बिल्कुल वही बात कह रही हैं
कि कैंडिडेट का सिलेक्शन सही नहीं था। उन्होंने तो ये तक कह दिया या तो आला कमान को हरियाणा की समझ नहीं है, या तो जिन्होंने भाई टिकट बांटे उनसे पूछिए कि कैसे टिकट दे दिए। बहन शैलजा जी कितने कमेटी की मेंबर है, टीडब्ल्यूसी की मेंबर है, उसको बोलते आप मेंबर होते हुए आप सवाल वही तो भाई, ये तो आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, कोई बीजेपी का नेता तो कह ही नहीं रहा। ठीक है, किरण चौधरी को तो मैंने मान लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गई, ये आपकी पार्टी से उठी हुई आवाज है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उनको बी टीम बताइए। मैं विवेक जी का ठीक है, आत्मा उनकी यहाँ थी, शरीर कहाँ था वो ठीक है, उसका जवाब वो दे देंगे, अभी राज्यसभा चुनावों में वक्त नहीं है ज्यादा। ठीक है, अभी विधानसभा पे फोकस करते हैं। विवेक जी कह रहे हैं आपके वोट तो है नहीं, आप चाहे जो कहते रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो जिन मुद्दों को लेकर के जा रही है जनता उनके साथ है। अब ये बताइए, ये भी कह रहे हैं मकान बना के दे देंगे हम तो 100 गज के प्लॉट के ऊपर, अब जनता आपके साथ क्यों आएगी? आयुष भाई, मैं तो एक चीज पूछना चाहूंगा। एक साइड तो ये कंफ्यूज है, बजरंग दास जी आज के दिन कंफ्यूज हो चुके हैं। इनसे एक ही बात पूछ लीजिए, एक तरफ तो ये कहते हैं हमारे पास वोट नहीं है, एक तरफ ये कहते हैं हमने वोट ट्रांसफर कर दिया बीजेपी को। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अपने आप दे रहे हैं। या तो कहिए कि हमारे पास वोट है, या कहिए हमारे पास वोट नहीं है। हम तो पहले कह चुके हैं कि इस चुनाव के अंदर 2 तरफा चुनाव चला, एंटी मोदी प्रो मोदी, इससे ही बाहर जनता नहीं गई, और उसका खामियाजा दोनों ही पार्टियां, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो चाहे जेजेपी हो, दोनों ने ही भुगता। हम तो एक चीज पूछना चाह रहे हैं, आप ये तो डिसाइड कर लीजिए हमारे पास वोट है कि नहीं है, और जनता जनार्दन आने वाले चुनाव में भी बता देगी और पहले भी बता चुकी है। पर ये देखिए दोगला रवैया, ये कह रहे हैं हम प्लाट के साथ मकान भी बना के दे देंगे। मैं इनसे ये पूछा था कि एक आदमी, दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों बता दे कि इन्होंने जो रजिस्ट्रियां बांधी उसमें किसी प्लाट की अगर कब्जा किसी को मिला हो, आजाद लिखा आयु जी, तो बताने का काम करें। आपके बीच में नहीं बोला, नाम पूछ रहे, कोई एक नाम बता दीजिए आपके आसपास से अगर किसी को मिला। गर्ग साहब नहीं विवेक जी, एक सेकंड। गर्ग साहब वो ये कह रहे हैं कि आपके आसपास कोई तो एक शख्स ऐसा होगा जिसको वो 100 गज का प्लॉट मिला होगा, जरा उसका नाम बता दीजिए। वो वही तो पूछ रहे हैं। मकान बन चुके हैं, जाकर चेक कर लो, अगर कहो तो रात को ठहरा देता हूँ मकान के अंदर, फिर कहा भी ले दो और जरूरत नहीं है, आपको तसल्ली हो जाएगी। एक रजिस्ट्री दिखा दीजिए, वो तो ये कह रहे हैं, वो तो चैलेंज कर रहे हैं, वो आपको भी कह रहे हैं, बीजेपी को भी कह रहे हैं, एक रजिस्ट्री दिखा दो, एक पंचायत नाम बता दो कि कहां पर हुई है वो रजिस्ट्री, किसके नाम पर है। ठीक है गर्ग साहब, ठीक है गर्ग साहब, ठीक है गर्ग साहब, नहीं आप भेज दीजिएगा उनको, उन्होंने आपको चैलेंज किया तो भेज दीजिएगा, लेकिन अभी उनकी बात तो सुन लेते हैं। एक सेकंड, ठीक है गर्ग साहब, अभी सुनते हैं, आपने देखिए आप बोल लिया, एक सेकंड, अभी विवेक जी का समय। नहीं आप उनको भेज दीजिएगा, आप पर्सनली भेज दीजिएगा ना, ठीक है, अगर रजिस्ट्री हुई आप भेज दीजिएगा उनको, ठीक है विवेक जी। रजिस्ट्री लेके आना। आप एक ही चीज मैं पूछना चाहूंगा, अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी यही बात कह रहे थे कि इनको 1% वोट नहीं पड़ी, फिर तो नायब सैनी जो मुख्यमंत्री है उनकी भी बात हमें नहीं सुननी चाहिए। वो अपनी गाँव की अपनी पंचायत नहीं जीत पाए, अपने गांव से हार गए, अपने विधानसभा हल्के से हार गए, फिर तो उनकी भी बात नहीं सुननी चाहिए। इनके तमाम चाहिए। अरे आप लोगों को नहीं विवेक जी, अरे भाई ये अभी तो चुनाव जीता उन्होंने, अभी जीता भाई, बिना जीते चुनाव कैसे भाई मुख्यमंत्री बने? चुनाव तो जीता ना उन्होंने, करनाल से चुनाव किसने जीता? मुख्यमंत्री बने, चुनाव जीता नहीं करनाल से उन्होंने। आप कुछ भी चलाएंगे, कुछ भी बोलेंगे आप, सुन लीजिए। और आप भारतीय जनता पार्टी में 700 पाते। बेनीवाल जी एक सेकंड, पहले विवेक जी की बात है। 2014 से 19 तक वो मंत्री रहे हैं सरकार में। जी मिर्जापुर उनका 86 वोटों से आ रहे हैं, इनके प्रधानमंत्री गांव से 700 वोट से आ रहे हैं, अपना घर नहीं जीत पाए, ये बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, फिर तो उनकी भी बात ना सुने। नायब सैनी जी नए विधानसभा से 20,000 वोटों से आ रहे हैं, उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। उनका घर जो है वो आज भी मिर्जापुर में है, मिर्जापुर उनका गाँव है। हम तो चीज जानते हैं, इस तरह चुनाव जीत और हार से कोई डिसाइड हो फिर तो दोनों ही आपके मंत्री भी और आपके मुख्यमंत्री भी। नहीं ठीक है, लेकिन जीत हार से भाई देखिए, जीत हार से आकलन तो आप लोग करते हैं ना, इंडियन नेशनल लोकदल की एक सीट पर भी आप लोग कटाक्ष तो करते ही थे।
ऐसा तो है नहीं कि उनकी एक सीट आई थी तो आप लोग उनकी बड़ाई करते थे, नहीं ऐसा तो नहीं है। अब आप हारे हैं या आपके पास वोट नहीं आया तो उस पर प्रश्न तो उठेंगे। ठीक है, विधानसभा में जा रहे हैं, देखते हैं 10 पाए थे पिछली बार, इस बार हो सकता है वो बढ़े या घटे, उसके लिए इंतजार करते हैं हम लोग। अमनदीप, जनता जनार्दन जो फैसला, नहीं जनता ही जनार्दन है, इसीलिए तो, लेकिन जिसको वोट नहीं मिलता उसको तो लोग कहते हैं ना फिर। अमनदीप जी, नहीं ठीक है, अभी आप उसको जस्टिफाई किसी भी तरह से कर लीजिए, लेकिन जब नहीं मिलता है वोट तो उस पर प्रश्न तो उठते ही है। अमनदीप जी, बिल्कुल उठते हैं। अमनदीप जी, जी आयुष जी। अमनदीप जी, वोट का परसेंटेज आप लोगों के पास है नहीं और आप लोग आरोप लगा रहे हैं, ये दोनों पार्टियों का कहना। नहीं, मैं फिर वही बात वो आपने दोहरा दिया है। लोकतंत्र के अंदर वोट परसेंटेज एक चुनाव मात्र तक ही मायने रखते हैं, और फिर मैं बिल्कुल सटीक आंकड़ों पे आऊंगा और डिटेल एनालिसिस पे आऊंगा, उसमें पोल खुल जाएगी दोनों पार्टियों की। 30 में से जो मौजूदा अपना बजरंग दास जी के विधायक हैं, हंस रहे हैं बजरंग दास जी, 30 में से 12 विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के मतलब मदद करते पाए गए हैं। 12 मौजूदा कांग्रेस विधायकों के हलके में से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से जीती है, जहां पर 2019 में कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं। ऐसा क्यों है जबकि बाकी जगह कांग्रेस की मंत्री सरकार है। और अरे सुन तो ले, फिर वही बात यार। नहीं ठीक है सर, सुन लीजिए, ये बिना हारे हैं तो कहीं जीते भी तो है ना, प्रश्न तो दोनों पर उठेगा ना। जो हारे हैं वो अच्छी बात है, जो कि आप ये दावा करते हैं ना, लेकिन सुनिए, अभी सुनिए, ठीक है गर्ग साहब सुनिए अपने समय में, गर्ग साहब अभी अपने समय में, अभी अमनदीप जी का समय है। गर्ग साहब ठीक है, आपने बात रख ली, एक सेकंड, अभी अमनदीप जी को फोन करके बात कर लो आप। अमनदीप जी, देखिए आयुष जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हरियाणा प्रदेश के साथ साथ ये रुझान केवल हरियाणा प्रदेश में नहीं, ये पूरे देश में देखने को मिला कि जनता भारतीय जनता पार्टी के इसकी नीतियों से काफी त्रस्त थी, नाराज थी और उसके खिलाफ वोट डालना चाहती थी। और उसके खिलाफ उन्होंने जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन को वोट दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन से बाहर थी तो इंडिया उसको वोट नहीं मिला। जोगी पार्टी 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुकी है। अब कांग्रेस यूं कहे कि ये बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा बड़ी पार्टी रहे उत्तर प्रदेश में, ऐसा कभी नहीं हुआ। पंजाब के अंदर देखिए, जो इंडिया गठबंधन या एनडीए से बाहर थी श्रोमणी अकाली दल, उनको भी वोट नहीं मिला। ऐसे ही करके तमाम प्रदेशों के अंदर जो पार्टियां लगभग इंडिया या एनडीए गठबंधन से बाहर थी, वहां पर वोट परसेंट नहीं किया क्योंकि ध्रुवीकरण हुआ वोटों का और 2 दड़ों में वोट बटी गई। अब बात आ जाती है हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर वो मुद्दे नहीं है और कांग्रेस को इतना इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां पर ये 40 हलकों में कहीं लीड लेकर के लोकसभा में आए हैं, 26 तो वो हलके हैं कि जहां पर कम से कम 2 दशकों से, यानी कि 4 विधानसभा चुनावों से कांग्रेस ने जमानत नहीं बचाई अपनी, और लोग वहां पर कांग्रेस नाम की घास भी उगाना पसंद नहीं करते। ये कह रहे हैं कि वहां पर हम विधानसभा में जीत जाएंगे। अरे मैं बता रहा हूँ, नारनौंद में आपके पड़ोस में, नारनौंद में उदयभान जी ने तो कह दिया भाई 70 पार है इस बार। अरे एक मिनट, नहीं आयुष जी, आपके माध्यम से आप लोग तो 70 पार की बात कर रहे हैं ना, वही तो बात वो बता रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड में जवाब। आयुष जी 70 पार कर, आयुष जी आयुष जी, इनसे आपके माध्यम से ना मैं गर्ग साहब एक सेकंड, अभी अमनदीप जी का समय है। गर्ग साहब ठीक है, अरे भाई मैं यूं कह रहा हूँ, गर्ग साहब की अब आवाज नहीं आएगी आपके माध्यम से। अरे मैं बता रहा हूँ, एक मिनट सुन तो लो, आप जवाब दे देना। मैं गर्ग साहब से आपके माध्यम से पूछता हूँ कि हिसार लोकसभा में, उकलाना, नारनौंद, बरवाड़ा में आखिरी बार कांग्रेस ने जमानत कब बचाई? जमानत कब बचाई ये बता दे गर्ग साहब, आखिरी बार कौन से सन में बचाई थी? अब बताओ। अब जवाब ही नहीं है। अभी हम 90 में पहुंच गए थे, अपने घर का पता नहीं, अपने घर का पता नहीं हिसार से। अरे कब बचाई जमानत, कब बचाई? अभी इसी बात से इनकी पोल निकल गई, इसी बात से इनकी पोल खुल गई कि भाई आखिरी बार उच्चारण, नारनौंद, उकलाना में कांग्रेस ने जमानत कब बचाई थी। ये इनको पता ही नहीं।
हम दोस्तों की बात चलिए अब आप लोग करते इसी हो। बात के साथ मैं चर्चा मैं- यही समाप्त करूंगा, समय मुझे और इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो चर्चा में इस तरीके की गहमा गहमी है, आप अंदाजा लगाइए विधानसभा के चुनावों में ये गहमा गहमी और कितनी बढ़ने वाली है। मुद्दे बहुत सारे हैं, विपक्ष अपनी बातों को जनता के बीच में रख रहा है, सत्ता पक्ष लगातार ये कह रहा है कि वो जनता के हित में काम कर रहा है। अब देखना यह है कि इस बार हरियाणा की जो जनता है वो किसको चुनती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।